गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट है, उसका पार्ट बी चल रहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर अपना चला था सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अपनी चल रही थी। और आयनन ऊर्जा वाले में क्या था कि हम पढ़ रहे थे कि आयनन ऊर्जा से किसी भी जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यानी आयनन ऊर्जा से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। एक तो वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की कौन सा कंपाउंड्स बनेगा कौन सा कंपाउंड्स नहीं बनेगा, ये हम आयनन ऊर्जा से किस प्रकार से बता सकते हैं वो बता दिया था NaCl और MgCl2 वाले एग्जाम्पल से। और आयनन ऊर्जा का ऑर्डर पूछ सकते हैं कौन से ज़्यादा है कौन से कम है, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से, साइज, इन सब से कर लिए थे हमने। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन हो सकता है बेसिक नेचर का, जो अक्षारीय प्रकृति होती है ना, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो अक्षारीय प्रकृति होते हैं, तो जो हाइड्रोक्साइडों की अक्षारीय प्रकृति कौन से की ज़्यादा रहेगी कौन से कम रहेगी, ये सब भी हम आयनन ऊर्जा से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे उसी के बेस पे हो जाएंगे, जिसकी भी अक्षारीयता पूछी जाएगी उसको हम आयनन ऊर्जा से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अक्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड से तो अधिक होती है लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम होती है, क्यों? ये है यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर, यानी अक्षारीयता का क्रम है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड। आपसे ये ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ये तीनों दे देंगे कि इनको अक्षारीयता के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की सोडियम के हाइड्रोक्साइड की सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी अक्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होती है जबकि पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड से कम होती है, क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर देखें, इन दोनों में कंपैरिजन, पहले इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, देखें। ठीक है, अक्षारीयता का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे हमने एसिड और बेस में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना, वैसे ही कि जो यौगिक आसानी से, जो अक्षार आसानी से OH नेगेटिव आयन त्याग देगा वो प्रबल अक्षार या उसकी अक्षारीयता ज्यादा होगी, और जो आसानी से OH नेगेटिव आयन नहीं त्याग पाएगा उसकी अक्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या बनता है K पॉजिटिव आयन और उसके साथ में OH नेगेटिव आयन, इससे क्या बनता है Na पॉजिटिव आयन और उसके साथ में क्या बनेगा OH नेगेटिव आयन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए इसके बाद में, यानी ये OH नेगेटिव को त्यागेगा ये भी त्यागेगा, लेकिन कौन से वाला आसानी से त्यागेगा वो हमें देखना है। तो देखिए हम कि सोडियम है Na, इससे Na पॉजिटिव कब बनेगा, यानी कि अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं NaOH है, NaOH में NaOH ये बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखें NaOH में ये पर है और KOH में इस प्रकार से, अब इसको हम इसके साथ में लिख सकते हैं। अब देखो पोटेशियम है, यदि ये पोटेशियम अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको दे देना, ठीक है, और ये क्या है NaOH में भी सोडियम अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये दोनों ग्रुप में किस प्रकार से होते हैं, सोडियम है, सोडियम से नीचे होता है पोटेशियम, सोडियम से पोटेशियम की तरफ चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, सोडियम का साइज छोटा पोटेशियम का साइज बड़ा, तो सोडियम का साइज छोटा है तो सोडियम के बाह्यतम कोश में जो 3s1 इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से नहीं त्याग पाएगा। क्यों नहीं त्याग पाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है, तो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश 3s के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से आकर्षित किए रहेंगे इसके OH के की इसमें पोटेशियम की तुलना में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से दे तो गा, ये बनेगा तो ऐसे ही कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na पॉजिटिव बन गया, उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से इसने ग्रहण किया, OH नेगेटिव बन गया,
लेकिन पोटेशियम वाले में क्या बात आती है कि पोटेशियम की साइज है, क्योंकि वर्ग में है और वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो ईएन क्या होगी, कम होगी। पोटेशियम की ईएन कम है, पोटेशियम की ईएन कम है तो पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको देगा, आसानी से देगा तो इससे OH नेगेटिव भी आसानी से बनेगा। तो देखो NaOH में सोडियम है, उसकी तुलना में KOH का पोटेशियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड आयन या OH के ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे KOH में से आसानी से OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा। और जिसमें आसानी से OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं वो परबल अक्षार होता है या उसकी अक्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है। और NaOH के अंदर सोडियम परमाणु की जो आयन ऊर्जा है वो इससे पोटेशियम से अधिक होगी, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सही लेकिन आसानी से, इसकी तुलना में कम आसानी से देगा। तो जो OH नेगेटिव आयन है वो भी कठिनाई से बनेंगे, आसानी से नहीं बन पाएंगे, तो इसकी अक्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन यही है कि पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है ना KOH, उसकी अक्षारीय प्रकृति सोडियम के हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होती है, क्यों? आंसर निकल गया आयनन ऊर्जा से। अब देखें सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम मैग्नीशियम इस प्रकार से होते हैं। मैग्नीशियम वाले में क्या रहेगा कि Mg+2 प्लस में 2OH नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम OH और ये OH। अब देखो सोडियम और मैग्नीशियम की कंपैरिजन करें। सोडियम तो होता है एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में अक्षार धातु वाले में, और मैग्नीशियम आता है एस ब्लॉक का जो सेकंड वर्ग है अक्षारीय मृदा धातु वाला, उसमें आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है देखें, अब बाएं से दाएं एक ही आवर्त में दोनों, तीसरे आवर्त में, और बाएं से दाएं चलते हैं ना एक आवर्त के अंदर, तो क्या होता है बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर साइज कम होगी, साइज कम होगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा, या फिर इसके अलावा देखें तो सोडियम में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकलता है और मैग्नीशियम में 3s2 से निकलता है। तो ये क्या पूर्णपूरित कक्षक है, पूर्णपूरित कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है, इस कारण से मैग्नीशियम है वो आसानी से अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, आसानी से नहीं त्यागेगा तो ये इनको आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, आसानी से नहीं देगा तो ये जो दोनों OH समूह हैं वो OH नेगेटिव के रूप में आसानी से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3s से निकलेगा, 3s कक्षक से निकलते ही सोडियम है स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेगा, तो सोडियम आसानी से इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके अंदर जो OH नेगेटिव बनता है वो इस मैग्नीशियम वाले OH नेगेटिव की तुलना में आसानी से बनेगा, और जिसमें OH नेगेटिव आयन आसानी से बनता है उसकी अक्षारीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही कारण होता है कि पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है KOH, उसकी अक्षारीय प्रकृति सोडियम हाइड्रोक्साइड से अधिक होती है। लेकिन सॉरी ये बोलेंगे कि NaOH, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड MgOH2 से अधिक होती है लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम होती है, क्यों? आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। एक बार इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, एक बार इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन आयनन ऊर्जा से ही की जाएगी, और OH नेगेटिव है वो आयनन ऊर्जा के बेस पे निकलेंगे, जो आसानी से Mg, Na और पोटेशियम तीनों में जो आसानी से OH समूह का अपने इलेक्ट्रॉन देगा वहाँ पे OH समूह आसानी से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में निकल जाएगा, और वहीं पे हाइड्रोक्साइडों की अक्षारीय प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, या अक्षारीय गुण है या अक्षारीयता, तीनों ही क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं एग्जाम में इसी की क्वेश्चन आए, इनकी जगह सीजियम का हाइड्रोक्साइड, कई जगह रुबीडियम का हाइड्रोक्साइड, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, कुछ भी दे सकते हैं, आपको सोल्व आयरन ऊर्जा से ही करना है। जिसकी आयरन ऊर्जा कम है, आयरन ऊर्जा जिसकी कम रहेगी उसका हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होगा। तो बेसिसिटी होती ना हाइड्रोक्साइडों की, वो आयरन ऊर्जा की क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो यहाँ पे आप ना En व्युत्क्रमानुपाती बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसी से सोल्व हो जाएगा। En जिसकी ज्यादा होगी उसके हाइड्रोक्साइड की अक्षारीय प्रकृति कम रहेगी, तो En व्युत्क्रमानुपाती
हाइड्रोक्साइडों की अक्षारीय प्रकृति। हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम अक्षारीय प्रकृति वाला क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में इस आयन ऊर्जा का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा आपके, क्वेश्चन रहेगा यही तत्व हैं, हम बोरोन से मानते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन भी शामिल कर लेते हैं। ये सारे सेकंड पीरियड द्वितीयक आवर्त के तत्व हैं। इन सभी को आयनन ऊर्जा के, लेकिन आयनन ऊर्जा कौन सी रखनी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इन सभी को द्वितीयक आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन रहेगा आपका कि सेकंड आवर्त के तत्वों को, सेकंड आवर्त के तत्वों को द्वितीयक आयनन ऊर्जा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले यही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा था और फर्स्ट और सेकंड का कहीं भी सेम नहीं होता, अलग अलग रहेगा। कुछ में ऑर्डर सेम हो सकते हैं, बाकी क्या रहता है, अलग अलग ही रहेगा। देखिए इसके अंदर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे। एक तो ये होता है कि इन सभी की सेकंड, देखें कि पहले बोरोन में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जो B+ आयन बनेगा उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उस सेकंड इलेक्ट्रॉन वाले की कार्बन के सेकंड से तुलना करेंगे, फिर इसके सेकंड से तुलना करेंगे, फिर इसका सेकंड देखेंगे, फिर इसका सेकंड देखेंगे। लंबी प्रोसेस रहेगी। शॉर्ट में इसको किस प्रकार से निकालते हैं वो देखो। सेकंड याद रखना, द्वितीयक आयन ऊर्जा क्रम देखना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे। इन सभी को एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे, क्योंकि बोरोन का देखो आप, बोरोन है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, B+ बनेगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब ये तो थी प्रथम आयन ऊर्जा, IE फर्स्ट थी, लेकिन अपने को क्या देखनी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। तो सेकंड तो ये वाली रहेगी ना, सेकंड तो ये वाली रहेगी। जब B+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो रहेगी सेकंड वाली, जब B+2 बनेगा। और B+ है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 4 बच गए। 4 नंबर पे क्या होता है, बेरिलियम होता है। तो जो बोरोन है ना, उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि बेरिलियम में से क्या होता है 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2s से। वो बोरोन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागते यही बचेगा 1s2 2s2, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2s से निकाले, और बेरिलियम में भी 2s से निकाले। तो बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा है ना, वो इसकी बोरोन की द्वितीयक आयनन ऊर्जा के बराबर रहेगी। तो हम ये लंबा प्रोसेस है, ये नहीं करके शॉर्ट में क्या करेंगे, बोरोन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की प्रथम के समान रहेगी। तो बेरिलियम में भी पहला इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और बोरोन का सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 2s से निकलेगा, दोनों सेम रहेंगी। तो इन सभी को हम एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे, ठीक है। ये करेंगे तो इसकी द्वितीयक आयन ऊर्जा का ऑर्डर है वो सीधे सीधे निकल जाएगा। देखें एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे। तो बोरोन से पीछे एक पीछे कौन होता है, बेरिलियम। कार्बन से एक पीछे बोरोन, ठीक है। उसके बाद में देखिए नाइट्रोजन से एक पीछे आता है कार्बन। ऑक्सीजन को एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे नाइट्रोजन, फ्लोरीन को ले जाएंगे तो ऑक्सीजन, और नियोन को ले जाएंगे तो क्या बनेगा, फ्लोरीन बनेगा। लेके एक एक परमाणु क्रमांक पीछे बन गए। अब इन सभी का जो प्रथम आयन ऊर्जा क्रम है ना, उसके हिसाब से इनको अरेंज कर लेंगे। प्रथम आयन ऊर्जा कौन से की ज्यादा है कौन से कम है, ऑर्डर लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो इन सभी का प्रथम आयन ऊर्जा का एक एक परमाणु, पहले इन सभी को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछे ना, तो इन सभी तत्वों को लिख करके इन सभी को एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाना। एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाने से जो अपने को तत्व प्राप्त होंगे, उन तत्वों को हमें प्रथम आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि इनकी प्रथम आयन ऊर्जा इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। ये हमने बेरिलियम और बोरोन से देख लिया था, वैसे इसमें रहेगा। तो ये तत्व आएंगे एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाने से इन तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा
इन तत्वों की द्वितीयक आयनन ऊर्जा की क्या होगी, बराबर होगी। तो देखें इसके अंदर इन सभी को प्रथम आयनन ऊर्जा के क्रम में अरेंज करना है, इनका क्रम अपने को पता है आयनन ऊर्जा का। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने यही किया था। इन दोनों में से बोरोन की कम होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। ये पढ़ लिया था क्योंकि बेरिलियम में 2s से निकलेगा इलेक्ट्रॉन पूर्णपुरित से, इसमें 2p1 से निकलेगा। कार्बन की थी, फिर ऑक्सीजन की थी, फिर नाइट्रोजन की थी और फिर फ्लोरीन की। ये था ये जो एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाने से जो तत्व अपने को प्राप्त हुए थे, नए तत्व है, उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम था। ये था इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बढ़ता हुआ क्रम था। आ गया समझ में। अब क्या करें, ये क्रम आ गया ना, इसको क्या करेंगे, एक एक परमाणु क्रमांक आगे ले जाएंगे। Z+1, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे एक एक पीछे, यहाँ पे एक एक वापिस बढ़ा देंगे। तो बोरोन हमने किसकी जगह लिखा था, कार्बन की जगह लिखा था, तो बोरोन 5 पे एक जोड़ेंगे 6 कार्बन। बेरिलियम किसकी जगह लिखा था, बोरोन की जगह। चाहे इनके परमाणु क्रमांक में एक जोड़ दो या फिर यहाँ से देख के लिख दो कि बोरोन किसकी जगह लिखा, कार्बन किसकी जगह लिखा, वही लिख देंगे। कार्बन किसकी जगह लिखा था, नाइट्रोजन की जगह। ऑक्सीजन किसकी जगह लिखा था, फ्लोरीन की जगह। और नाइट्रोजन किसकी जगह लिखा था, ऑक्सीजन की जगह। और ये फ्लोरीन किसकी जगह लिखा था, नियोन की जगह। अब इनके अंदर यहाँ पे जो ये साइन लगे हुए ना, सेम साइन यहाँ पे लगा दो। और ये जो साइन अपने को प्राप्त हुए ना, ये जो ऑर्डर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया, वो ऑर्डर किसका है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये सही है, कहीं भी चेक कर लेना इसको। तो हमें लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ पूर्णपुरित है, कहाँ अर्धपूरित है। वो बड़ी प्रोसेस थी, उसकी जगह हमने शॉर्ट को काम में लिया। पहले फर्स्ट निकाल रहे हैं ना, सॉरी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम निकाल रहे हैं, तो पहले जिसमें क्रम निकालना है उस सभी को एक एक परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे। फिर जो अपने को प्राप्त होंगे उनको हम उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उन सभी को हम एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ा देंगे, या फिर जिस तत्व की जगह जो लिखा है उसी को लिख देंगे। जैसे बोरोन हमने कार्बन की जगह लिखा है तो यहाँ पे कार्बन, फिर बेरिलियम हमने बोरोन की जगह लिखा है तो यहाँ पे बोरोन, ये आ जाएगा। ये जैसे साइन इसमें लगे हुए वैसे ही साइन इसमें लगाएंगे। तो ये जो ऑर्डर हमें प्राप्त होगा वो द्वितीयक आवर्त के तत्वों का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम होगा। आ गया समझ में। तो ये शॉर्ट तरीका है निकालने का, सीधे ही निकल जाएंगे। बस ये याद होना चाहिए, ये वाले जो है ना, इनके प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम याद रखना। ये प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम ही भूल जाओगे ना तो इस ये वाला जो मेथड है इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपको ये जो सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था ना, और ये जो फर्स्ट सेकंड आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम है वो याद रखना है। तो यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए, यही तत्व दे दिए जाए और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इन सभी को थर्ड आयन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, ये तो था थर्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। और आपसे पूछा जाए कि इन सभी को थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, आपको ऑर्डर पूछ लिया, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया आपसे, इनको तृतीयक आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो कैसे लिखोगे, इन सभी को पहले 2 परमाणु क्रमांक पीछे ले जाना, फिर जो प्राप्त होना उसको आयनन ऊर्जा के फर्स्ट आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना, और फिर इसको वापस 2 परमाणु क्रमांक आगे ले जाना। करके देखते हैं। देखो आयनन ऊर्जा का फर्स्ट का क्रम तो यही रहेगा। बेरिलियम को बोरोन को 2 परमाणु क्रमांक पीछे ले गए तो बनेगा लिथियम। 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 परमाणु क्रमांक पे लिथियम आता है। कार्बन को 2 पीछे ले गए बेरिलियम बनेगा। नाइट्रोजन को 2 पीछे ले गए बोरोन बनेगा। ऑक्सीजन को 2 पीछे ले गए तो कार्बन बनेगा।
फ्लोरीन को 2 पीछे लेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा, और नियोन को 2 पीछे लेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। यही थे, इन्हीं को तृतीयक आयनन ऊर्जा के, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि सेकंड आवर्त के तत्वों को तृतीयक आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरी पूछी जाए तो 2-2 परमाणु क्रमांक पीछे ले जाना है, और सेकंड पूछी जाए तो 1-1 परमाणु क्रमांक पीछे ले जाना है। ये बन गया। अब इनको आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, लेकिन कौन सी होनी चाहिए आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा वो होनी चाहिए। ठीक है, तो बनाएंगे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रथम आयनन ऊर्जा का। तो देखें प्रथम आयनन ऊर्जा का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। लिथियम की अपने को पता ही है, लिथियम की तुलना में बोरोन की ज्यादा है, बोरोन से बेरिलियम की ज्यादा है, और नाइट्रोजन की कार्बन की रहेगी, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन की रहेगी, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की रहेगी। ये जो तत्व है 2-2 परमाणु क्रमांक पीछे ले जाने से हमें प्राप्त हुए थे ना, इन तत्वों को हमने प्रथम आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। उसके बाद इनको वापिस 2-2 परमाणु क्रमांक बढ़ा लेने इसमें से। लिथियम किसकी जगह लिखा था, बोरोन की जगह, बोरोन किसकी जगह लिखा था, नाइट्रोजन की जगह, बेरिलियम किसकी जगह लिखा था, कार्बन की जगह, या फिर 2-2 जोड़ दो, लिथियम में 2 जोड़ेंगे बोरोन, बोरोन में 2 जोड़ेंगे नाइट्रोजन, बेरिलियम में 2 जोड़ेंगे कार्बन, एक ही बात है। कार्बन किसकी जगह लिखा था, ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन किसकी जगह लिखा था, नियोन की जगह, और नाइट्रोजन किसकी जगह लिखा था, फ्लोरीन की जगह, और यही साइन इसमें लगा देंगे इंक्रीज ऑर्डर। तो ये रहेगा आपके इन तत्वों की, यही तत्व आगे ना वापिस घूम फिर के, इन तत्वों का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये शॉर्ट तरीका होता है कि द्वितीयक और तृतीयक आयनन ऊर्जा का क्रम पूछे तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो सेकंड का पूछे तो 1-1 परमाणु क्रमांक पीछे ले जाएंगे, फिर उनको प्रथम आयनन ऊर्जा के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर 1-1 परमाणु क्रमांक बढ़ के यहाँ लिखा जाएगा। यदि थर्ड का पूछा जाए तो 2-2 परमाणु क्रमांक पहले पीछे ले जाएंगे इन सभी तत्वों को, उसके बाद में ये जो प्राप्त हो गए तत्व है उनको आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और उसके बाद इन सभी को हम 2-2 परमाणु क्रमांक बढ़ा के लिखेंगे, तो हमें जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का प्राप्त होगा। लेकिन याद रखना कि सेकंड में 1-1 पीछे ले जाना है और थर्ड में 2-2 पीछे ले जाना है। ये था आपका आयनन ऊर्जा का टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।